नमस्ते। गुड इवनिंग। ओम शांति और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संजीवनी रिट्रीट के लास्ट डे में पहुंच गए हैं और पता ही नहीं चला कैसे इतने दिन जल्दी से बीत गए हैं। हम आपको आज आने वाले सस्टेनेंस सेशंस की और कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे उसकी जानकारी हम जस्ट ब्रेकआउट रूम के पहले देंगे। और आप बता सकते हैं आपको ये यात्रा कैसे लगी हमारे साथ। आप चैट पे जरूर टाइप कर सकते हैं। तो एक बार हमने जो कल समझा है सृष्टि का चक्र, इसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इस आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। उनको कुछ सेकंड्स दीजिएगा। आप इसको अभी देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर। तो कल हमने समझा कि कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, यानी इस थिएटर में क्या होता है हमने डिटेल्स में समझा। और हम क्या देखते हैं कि ये जो क्रिएशन है यानी ये जो रचना के बारे में कहा जाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है साइंस वालों के लिए, फिलोसोफर्स के लिए, शास्त्रवादों के लिए और रिलीजन्स के लिए भी। और आप किसी भी साइंस वाले से पूछेंगे कि क्या आप रचना को जानते हैं, तो वो अंततः उनका जो बॉटम लाइन होता है वो यही कहते हैं कि हम नहीं जानते। या फिर वो ऐसे कहते हैं कि हम इस प्रक्रिया में हैं, हम इस प्रोसेस में हैं। तो कई सारे थ्योरीज ऐसे फ्लोट होती हैं, लेकिन उनका मानना यही है कि हम रचना को नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यही थ्योरीज स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है सत्य मानकर। तो ये मॉडल क्या कहता है, हमारा स्पिरिचुअल मॉडल कहता है कि ये एक फिल्म है। हम्म, तो फिल्म क्या होती है, फिल्म में जो होता है हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लेंगे अभी। फिल्म में चित्र होते हैं, स्टिल्स होती हैं, जो तकरीबन कोई भी आप फिल्म देखते हैं तो कम से कम 23 से 25 स्टिल्स यानी चित्र जो होते हैं वो 1 सेकंड में दिखाई जाते हैं। 1 सेकंड में आप ऐसा समझ लीजिए, इस तरह से दिखाए जाते हैं इतनी फास्ट से कि ये हमारे मन को एक निरंतरता देती है, यानी कि हमारे को एक मूविंग फीलिंग देती है। जैसे आप लोगों ने बचपन में या कभी अपने लाइफ में देखा होगा, एक छोटे से बच्चों की फ्लिप बुक होती है। और उस फ्लिप बुक को आप फर्राटे से घुमाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो मूव हो रहा है, कोई व्यक्ति भाग रहा है या कोई बॉलिंग कर रहा है। एक एक चित्र होते हैं लेकिन उनको तेजी से घुमाने से हमारे मन को एक रफ्तार मिलती है। तो ऐसे ही ये फिल्म मॉडल है जिसमें अलग अलग चित्र हैं। अभी भी आप जो ये जूम कॉल ये सब कुछ आप देखेंगे, ये सब एक चित्र का मॉडल है। और देखने वाला इनविजिबल सोल है इसमें, इन चित्रों द्वारा गुजरने वाला इनविजिबल सोल है। आप देखते हैं ये चित्रों में से वो इनविजिबल सोल गुजर रहा है। तो ये थोड़ी गहराई से समझने की बातें हैं, आप इसको ग्रास्प कीजिए। और फिर हमने ये देखा कि हमारा जो ये एटर्नल वर्ल्ड है, एटर्नल वर्ल्ड यानी जिसका ना आदि है ना अंत है। हमारा स्पिरिचुअल मॉडल ये कहता है कि हम यहाँ से ड्रामा देखने के लिए आते हैं, एक समय आते हैं और एक समय हम यहाँ से वापस जाते हैं। और पत्थर अप्रोच के कारण पूरी दुनिया में ये जो एटर्नल घर है, ये हमारा शाश्वत घर, ये एकदम ही मिस आउट हो रहा है। पूरा मेडिकल साइंस जो है वो जैसे सोल को मानता ही नहीं है और शरीर ही मेन चीज है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। तो ये हमारा फिल्म मॉडल कहता है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही पेचीदा 3 डायमेंशनल मूवी है। और ये मूवी अलग अलग फेसेस द्वारा गुजरती है, 3 डायमेंशनल है यहाँ पर। जन्म है, मृत्यु है, और हर कोई एक ही समय पर नहीं आता है, हर एक अलग अलग समय पर, भिन्न भिन्न समय पर इस मूवी में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 200 साल में बहुत से लोग नीचे आ चुके हैं, यानी कि प्राणी आत्माएं नीचे आई हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ही एग्जाइटिंग हो रखी है और बहुत सारे सोल्स नीचे आए हैं इस मूवी को देखने के लिए। और ये मूवी शुरू होती है हमारी गोल्डन एज से, सतयुग से। हमने समझा कि ये वो दुनिया है जहाँ क्लीन आई होता है, कोई भी विनाश फोर्स नहीं होता है। और जिसका मन ऐसा है वो
डिजर्व करते हैं बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उनको सबसे श्रेष्ठ दुनिया प्राप्त होती है। और इसको हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य आत्माओं का सत्युग कहते हैं। भीतर की जो स्वच्छता है, भीतर का क्लेनलीनेस और सत्यता है, वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करता है और बाहर की दुनिया भी बेहद खूबसूरत होती है। जब हम एक चौथाई जर्नी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो त्रेता युग आता है, जिसको हम सिल्वर एज कहते हैं। इसको हम कहेंगे सेकेंड हैंड हेवन या सेकेंड बेस्ट हेवन। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा देह अभिमान आ जाता है, थोड़े से अटैचमेंट्स आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो आत्माभिमानी स्थिति है वो बहुत प्रभावशाली होती है। तो इसको इसीलिए हम सेकेंड हैंड हेवन कहते हैं। और जैसे ही हम आधी जर्नी फिनिश करते हैं, यानी कि 50% हमारी जर्नी कंप्लीट होती है, तो ये जैसे हमारे भीतर की स्थिति, हमारी इनर लाइफ हाफ हो जाती है, 50% हो जाती है। और ये बड़ा ही स्ट्रैटेजिक टाइम होता है। आपने देखा हो कल की ये बताया गया कि एक वीटो पावर से एक पार्टी जीत जाती है, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया। तो यहाँ पर भी जैसे रावण राज्य, यानी दोनों साइड बराबर हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा आई भी रावण राज्य शुरू कर देता है। और ये समय होता है जैसे ही रावण राज्य शुरू होता है, तो सारे ही आत्माएं ये साइकिक ट्रॉमा से गुजरती हैं। आप समझते हैं, बहुत बड़े धक्के से गुजरती है। जो इनर लाइफ उनका परफेक्शन का था, श्रेष्ठ लाइफ थी भीतर की, अब वो अज्ञानता में परिवर्तित हो जाती है। जो आत्माएं नेचुरली लविंग, दुख का सिद्धांत भी नहीं पता होता था उन्हें, अब वे समझते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, और ये भय उत्पन्न करता है। और ये भय उनको कई चीजों में ड्रैग करता है, यानी अनेकानेक पाप कर्म में ड्रैग करता है। और इसी को क्रिश्चियनिटी में, ओल्ड टेस्टामेंट में एडम ईटिंग एप्पल के नाम से दर्शाया गया है, यानी कि फॉल ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति की गिरावट। पर ये एक एडम की बात नहीं है, पूरी मनुष्य जाति ही जैसे गिरावट की ओर आ जाती है। लेकिन इस पूरे दौरान आप देखेंगे, इस पूरी सृष्टि में अलग अलग समय पर नए नए सोल्स नीचे उतरते हैं, जो इस दुनिया की रौनक को, इस दुनिया के स्पार्कल को बनाए रखते हैं। और फिर इसके बाद आता है कलयुग, और आप देखते हैं भीतर की स्थिति हाँ पूरी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से भर जाती है। पूरा रावण राज्य, यानी कि रावण का जीवन, विनाश फोर्सेस, सजाएं, पेनल्टीज, और यही सब चालू हो जाता है। इतना ज्यादा कि हम कॉन्ट्रास्ट भी भूल जाते हैं कि हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट तक हम भूल जाते थे। इसीलिए आप किसी को बताएंगे कि हम सोल्स हैं, कहेंगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फलाना फलाना ही ठीक हूँ, शरीर का नाम देंगे वो। तो एकदम ये कॉन्ट्रास्ट भी भूल जाते हैं। तो ये गोल्डन एज और सिल्वर एज, यानी सत्युग त्रेता होता है जब भीतर की लाइफ परफेक्ट होती है, और ये मैच करता है बाहर को भी। और द्वापर युग को कहेंगे हम एज ऑफ वॉर्स, यानी युद्ध का युग। ये समय होता है जब बहुत सारे धर्मात्माएं नीचे उतरते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स आते हैं, क्योंकि भीतर के दुख को एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। और कलयुग है वैज्ञानिकों का और विद्वानों का युग। लेकिन मानव जाति की गिरावट फिर भी रुकती नहीं है, ये सौ रोज जबरदस्त होता जाता है और बढ़ता ही जाता है। गिरावट बढ़ती ही जाती है, रावण राज्य और भी घोर होता जाता है। और फिर आता है हमारा लास्ट का युग, जिसे हम कहते हैं संगम युग। ये संगम युग थोड़े समय का युग होता है, और ये हम कहेंगे ये है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन का युग है ये। परिवर्तन का युग, क्योंकि यहाँ पर 8 अब्ज आत्माएं, 8 बिलियन सोल्स परिवर्तन होनी है, परफेक्शन में आनी है, अपने इनर परफेक्शन में आनी है। और वो दो चीजों से होता है। पहला, जब नया ज्ञान आता है, ये नया ज्ञान जो किसी ने पहले नहीं सुना, ये नया ज्ञान आता है, परमात्म अवतरण के साथ आता है। और दूसरा, ये मिशनरी ऑफ पेन, यानी दर्द दुख की मशीनरी तेज हो जाती है।
क्योंकि सभी को अपना अकाउंट सेटल करना है और ये मूवी फिर से स्टार्ट होनी है, नई रील स्टार्ट होनी है। तो इस तरह से ये हमारा सृष्टि चक्र चलता है। एक बात यहाँ हमने कल ये भी समझी कि आप जाते हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए 1 घंटे के लिए। उस मूवी के भीतर में आपको कुछ कोई 200 साल पुरानी चीजें, 100 साल पुरानी चीजें, 2000 साल पुरानी चीजें ऐसे बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन पूरी फिल्म की लंबाई ही 1 घंटे की है। ऐसे ही, हूबहू ऐसे ही, ये जो मूवी है, इस मूवी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस पूरी मूवी की आयु ही 5000 साल है। और इसको देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले सोल्स हैं। ये दुनिया का आदि अंत है, लेकिन ये जो प्ले ऑफ द सोल्स है वो एटर्नल है, ये शाश्वत है, ये चलता ही रहता है। और अगर हम खुद से नहीं समझते हैं तो ये पेन और विनाश फोर्स जो है हमारे को सिखा देंगे। क्योंकि अगर ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए, हाँ एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भेड़ का झुंड होता है, आप देखेंगे कोई लेफ्ट जाता है, कोई राइट जाता है, और वो सही दिशा में नहीं जाते हैं तो उनके लिए एक स्टिक होता है लेफ्ट राइट घुमाने का, ताकि वो स्ट्रेट दिशा में रहे। तो यहाँ पर भी अगर हम सत्य से हिलते हैं तो विनाश फोर्स हमारे को ट्रैक पे डाल देंगे। और ये संगम युग बहुत ही छोटा है, और इस छोटे से संगम युग में बहुत पुरुषार्थ करने को होता है, लेकिन मौज में पुरुषार्थ करने को होता है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी आलस, अलबेलापन अगर आएगा हमें, तो ये हमारे पूरे साइकिल को इफेक्ट करता है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और इस संगम युग को हम सफल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत। वेलकम और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से हमने सार सुना। तो थोड़ा टाइम हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग के लिए हमारा सबसे पहला कदम है अदृश्य आत्मा को उसको होश में लाने का, सुरजित करने का। यदि इस पर अटेंशन नहीं है तो हद का मैं जो वो बिल्कुल इंचार्ज रहता है, मालिक होता है, मालूम भी नहीं पड़ता। हद का मैं यानी रावण मालिक होता है मन का और जीवन का। शास्त्री करके वही होता है दुनिया में। ये रावण राज्य है ना, कलयुग। तो 1 सेकंड में हम चेंज कर सकते हैं। तो अदृश्य साक्षी अभी ये नाटक देख रहा है। यदि साक्षी होश में आया तो सब कुछ नई रीति से देखना होता है। स्मृति बदल गई तो सृष्टि बदल जाती है। यानी हमने हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है वही चेंज हो जाता है। तो सारी दुनिया एक नाटक और पराई दुनिया ये स्पष्ट हो जाता है। सारी दुनिया यहाँ का जो जो कुछ हो रहा है वो भी उस दुनिया का एक पार्ट है, पराई दुनिया है। प्रशांत बोल रहा है ये भी पराई दुनिया में हो रहा है। और अदृश्य साक्षी देख रहा है और वो होश में है अभी। और अदृश्य साक्षी उसकी दुनिया है, उसका परिवार है और घर है उसका।
अलौकिक और दिव्य और अविनाशी और श्रेष्ठ, उस दुनिया में परमेश्वर है, नजदीक का नाता है। सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी पात्र परमात्म प्यार के पात्र सभी। इसलिए दुनिया ही परम है, परम दुनिया, रावण फ्री वर्ल्ड। और ये सभी के आगे है। दिस वर्ल्ड इज राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स नोज। सिर्फ साक्षी को होश में आना, यही एक स्टेप, और सब कुछ एक लॉटरी मिल जाती है, होलसेल लॉटरी। और ये वो भी अविनाशी। इस लॉटरी में है घर है, सत्य है। ये नाटक की दुनिया नहीं, सत्य है, हक है। ये हमारी दुनिया अविनाशी हक है। यहाँ परिवार है, पिता है, परमात्मा भगवान है। यहाँ नाता है, प्यार है, अखुट प्यार। सभी प्यारे, सभी लकी, all are lovely and all are lucky। दुनिया ही पॉजिटिव, नेचुरली पॉजिटिव। सिर्फ एक स्टेप, अदृश्य साक्षी होश में आता है, यही एक स्टेप। यदि होश में है तो ये सभी अनुभव होगा। यदि कोई होश में नहीं है ना, सोया हुआ है, तो वेकिंग रियलिटी अनुभव नहीं होती, स्वप्न में रहता है। यदि होश में आए तो वेकिंग रियलिटी अनुभव होते हैं, वहाँ भी। और वेकिंग रियलिटी में यहाँ क्या है, सच्चा परिवार है, सच्चा घर है, और सच्चा मैं भी हूँ, ये वेकिंग रियलिटी। शुक्रिया। आज का हमारा डिस्कशन, इस डिस्कशन में हम प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स के बारे में, सब्जेक्ट पर हमारा डिस्कशन होगा। और आत्मा और क्या हो रहा है इस लेवल पर। तो we will also see some videos, so we will go a bit fast। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये स्थूल दुनिया है, नाटक की दुनिया, जैसा फिल्म कहा हमने कल, या फिल्म चल रहा है। और इस दुनिया में अदृश्य आत्मा आता है। आत्मा वो तो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करने वाला ऑडियंस है इस यहाँ का। तो जब आत्मा आता है इस दुनिया में, तो गर्भ में ही आएगा, है ना। ही कम्स इन द वुम्ब, द सोल। तो जब हम देखते हैं, अनुभव से देखते हैं, तो दिखाई पड़ता है आत्मा कब आता है गर्भ में। तो माँ जब 3 मास प्रेग्नेंट होती है, फ्रॉम 3 months to 5 months
प्रेग्नेंट, उस टाइम में आत्मा आती है गर्भ में, 12 वीक्स to 20 वीक्स। उसके पहले आ नहीं सकती, क्योंकि फीटस जो होते हैं वो डेवलपमेंट मिनिमम चाहिए ना। 3 मास जब होती है तो फीटस 4 सेंटीमीटर्स होता है, 2 इंच भी नहीं, उसकी साइज 2 इंच भी नहीं होती, बहुत छोटा होता है फीटस। 5 मास जब होता है ना, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कॉन्शियसनेस है, गर्भ में कॉन्शियसनेस है, ये एक उन लोग को जानकारी आती है, क्योंकि इन एक रिएक्शंस मिलते हैं, कॉन्शियस रिएक्शंस मिलते हैं गर्भ से। एक आपने कुछ एक म्यूजिक शुरू किया ना, तो गर्भ में माँ कहती है, बच्चे को ये म्यूजिक अच्छा लगता है, एक अलग मूवमेंट्स दिखाई पड़ते हैं पेट में, क्योंकि 5 मास के बाद इन हमारे कान जो है वो डेवलप होते हैं, इसलिए सुनाई आता है उन लोगों को, बच्चों को सुनाई पड़ता है। लेकिन उसके पहले वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कान डेवलप नहीं है ना, इसलिए पता नहीं पड़ता कॉन्शियसनेस है या नहीं। लेकिन कब कहाँ कहाँ 5 मास के बाद भी हो सकता है गर्भ में आना, आत्मा का आना। लेकिन जास्ती करके इस स्पेस में 3 months to 5 months प्रेगनेंसी। एक बहन यानी एक औरत इंडोनेशिया में उसका प्रेगनेंसी थी इन विट्रो टेस्ट ट्यूब, इस कारण उसको पता था कब वो फर्टिलाइज्ड ओवम वाज इम्प्लांटेड, किस दिन इम्प्लांट किया था यूटेरस में, वो उसको पता था। तो वो कहती है जब वो 100 दिन 100 days प्रेग्नेंट, मीन्स लिटिल मोर देन 3 months, उस दिन वो एक बेड पर सोई लाइट लेटी हुई थी, तो उसको एक आत्मा दिखाई पड़ा, लाइट दिखाई पड़ी उसी कमरे में, अलग प्रकार की एक लाइट। पता नहीं था ये क्या है, एक अजीब सितारा। और थोड़ी देर के बाद उसको वो उसके पेट में आते हुए देखा उसने, और उसी टाइम क्विकनिंग, क्विकनिंग एक अंग्रेजी में शब्द है, यानी माँ को सडन मूवमेंट्स एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, पेट में मूवमेंट शुरू होते हैं, उसको क्विकनिंग कहते हैं अंग्रेजी में। 3 मास या 5 मास इस टाइम होते हैं ये क्विकनिंग, शायद हिंदी में शब्द होगा इसको। तो वो भी अनुभव हुआ उसको, 100 दिन का प्रेगनेंसी थी, और उस टाइम उसको ये भी अनुभव हुआ। उसके बाद कभी कभी माँ को एक नया प्रकार का एक रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट। एक माँ, एक पेशेंट यहाँ, वो कहती है वो जब प्रेग्नेंट थी उसको रॉ टमाटोस खाने की एक इच्छा उत्पन्न हुई। पहले उसको टमाटोस की इतना इंटरेस्ट नहीं था। प्रेगनेंसी जब 3 मास के बाद वो रॉ टमाटोस खाना, टमाटो, अच्छा, तो वो टमाटो खाती थी जब मिल जाते थे वो। लेकिन वो बच्चा जो है ना, तो बच्चा 4 साल का था, और कहती है उस इस बच्चे को टमाटोस अच्छे लगते हैं। मैं प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद उसको टमाटोस की जो उतना नॉर्मल हो गया, उसकी जो चेतना है वो नॉर्मल हो गई।
लेकिन वो कहते हैं बच्चा जो है उसको टमाटोस अच्छे लगते हैं, टमाटोस बहुत खाता है। तो आत्मा का असर होता है, आत्मा है ना, पेट में है, तो दोनों आत्माएं एक जैसा, you know, मन मन they share the mind, they influence the mind, so desires come from there. लेकिन डिलीवरी के बाद अम, एक न्यू कंटिन्यूशन, लाइफ कंटिन्यूस डिफरेंटली। और उसके बाद हमें पता है पुनर्जन्म होता है। एक बार हम सृष्टि पर आए, हम सिर्फ संगम युग के अंत में वापिस घर जा सकते हैं। तब तक जन्म पुनर्जन्म, वी आर इन दिस चक्र, सृष्टि चक्र में रहते हैं। यहाँ का ज्ञान इस तरह से बताता है। तो ये पुनर्जन्म जो है ना, इस इस सब्जेक्ट पर एक वैज्ञानिक, उसका नाम है इयन स्टीवनसन, वर्जीनिया, यूएसए। यदि आपको जास्ती उसके बारे में स्टीवनसन, एस ओ एन शायद है, सी एन, उसके बारे में देखना है, तो इस यदि टाइप किया ना इयन स्टीवनसन री इनकारनेशन, आपको कनेक्ट हो जाएंगे उसके पेजेस, उसकी वेबसाइट। 1960 से उसने ये रिसर्च करना शुरू किया, 1960। और जितना उसने पब्लिश किया इसके बारे में, उसको ग्रांट मिल गया। जितना ग्रांट मिलता था, तो वो जास्ती पब्लिश करना शुरू हुआ, जास्ती रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिला उसको। तो सारी उम्र उसकी, ही लिव्ड अप टू 89 ईयर्स ऑफ एज, है ना। अभी ये वर्जीनिया में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिवीजन फॉर परसेप्चुअल स्टडीज, डिवीजन है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में। और स्टाफ बहुत अलग अलग स्टाफ। इयन स्टीवनसन के टाइम में उन लोगों के पास 3,000 केसेस थे, अच्छे केसेस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी 5 खंड से, सभी देशों से अलग अलग केसेस और गुड केसेस। और ये केसेस है, बच्चों को याद है, उनके पिछले जन्म की याद है, ये केसेस है। ये पहली केस उसने पब्लिश की ना 1962, वो पब्लिश की, वो कौन सी थी? एक 2 साल का बेटा, 2 से 3 साल का बेटा, उसकी माँ ने उसको उसके पास लाया, साइकाइट्रिस्ट इयन स्टीवनसन। तो वो बेटा उसके पिछले जन्म के बारे में बात कर रहा था, और अमेरिकन माँ उसको पता नहीं ये क्या करना है, क्या हो रहा है यहाँ। तो इयन स्टीवनसन ने उस बच्चे से जितना हो सकता है उतना इंफॉर्मेशन लिया। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसने वो परिवार, पिछले जन्म का जहाँ वो व्यक्ति थी, वो परिवार लोकेट कर सका वो। और उस परिवार में उस नाम का आदमी था, उसका मृत्यु भी हुआ था। उसने उसका पोस्टमार्टम भी स्टडी किया, सब कुछ स्टडी किया, दोनों परिवार की बातें स्टडी की। और एक वो बच्चा जो कुछ बातें बोल रहा था ना, इयन स्टीवनसन कहता है 40 फैक्ट्स, 40 बातें इन्हें ठीक तरह से बोल रहा था। उसके पहले जन्म के बारे में, भाई के नाम, माँ के नाम, एड्रेस, और कुछ कुछ घर की बातें, कुत्ता कुत्ता उसका भी नाम, बहुत बातें बताता। और उसको दिखाया है, फोटोग्राफ्स दिखाए पहले जन्म के।
कोई रिकॉग्नाइज करता है ये मेरा आंटी है, ये मेरा ये है, जो कुछ दूसरे जन्म के. So 40 facts or more than 40 facts matched with the reality of the other life. So इन्होंने पब्लिश किया. तो 3,000 at that time. अभी उनके पास 24,000 केसेस है. डिवीजन फॉर पर्सनालिटी स्टडीज 24,000 केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन. और एक बात अच्छी दिखाई पड़ती है इनमें, अलग अलग पैटर्न्स. आज हम डिस्कस नहीं करेंगे अलग अलग पैटर्न, लेकिन एक जन्म की कुछ इंजरी हुई, लास्ट सेकंड यदि कुछ इंजरी हुई, जख्म हुई, तो दूसरे जन्म में उसका असर दिखाई पड़ता है. तो इस आधार पर हम देखेंगे अभी एक वीडियो. ये वीडियो है इंटरव्यू विद इयन स्टीवनसन, बीबीसी टेलीविजन पर हुआ था, दिखाया था ये. और इसमें वो पुनर्जन्म की, पिछले जन्म की जो इंजरीज जो कुछ है ना, इसके बारे में बता रहा है, दिखाता है. अंग्रेजी में है वीडियो और सबटाइटल्स हिंदी में दिखाई पड़ेगी. 4 मिनट का. Professor Stevenson has studied hundreds of birthmarks and birth defects in children who claim previous lives. I'm particularly interested in a collection we have about 15 cases where there are 2 birthmarks corresponding to bullet wounds of entry and exit. And forensic pathologists know that nearly always if you shoot somebody, the bullet wound of entry is small and round, and the bullet wound of exit is large and irregular in shape. And that's the way our birthmarks, in about half of these cases, they correspond exactly that way. This boy was born without a right ear, but with memories of the life of a man who was shot in the head. He remembered the previous life of a peasant farmer, this was in Turkey, who went to sleep at the end of the day in a pasture, and a neighbor came along hunting rabbits, and in the twilight mistook this sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken, and there we found a report showing that he died about 10 days later of hemorrhage in the brain. And this boy had memories of this man's life and his death. The skull of a Turkish miller killed by a blow to the back of the head with a flour shovel. This picture is from the official post-mortem report. Later, a child claimed to remember the miller's life. The boy had a misshapen skull. Violent death occurs frequently in Stevenson's best cases. He speculates that the trauma of such a death may cause it to be remembered. This Burmese man recalled a previous life as a notorious bandit who was captured and executed for murder. The hanging was bungled so that he had to be hanged twice. And the subject, who had the memories of this brigand, was born with a almost absent lower jaw. His mandible was exceedingly small, and his mouth was very narrow and tight, so that he really can only take liquid food, and he can't open his mouth. But birth defects of the kinds that we have in these cases are uncommon, and they're not the sort that you find in the textbooks of birth defects, the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not. In a village in northern India in the 1970s, a small boy lost the fingers of his right hand in a fodder chopping machine. Later, the child died, but in a neighboring village, a boy was born who claimed memories of the dead child's life. There was other evidence too. Lekpal's case was investigated by Dr. Stevenson and the Indian parapsychologist Dr. Satvant Pasricha. अच्छा लेखपाल, पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें?
यहाँ पैदा हुई। थोड़े कुछ बाद जब छोटे छोटे थे तब थोड़ा याद करो करते थे, फिर इलाज चलते रहो। जैसे पिताजी ने मोह को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे, उनने ऐसी मशीन फिराई दी तो हाथ वो कटियो, हम तो वहीं खड़े रह गए, उंगलियां पांचों उनके सामने गिरी जान। तब एकदम भड़बड़ाने भी सब कि लला को हाथ कटियो हाथ कटियो। तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह। इस पे नाम Akila Ben want to add anything? Say anything. क्लियर है ब्रदर प्रशांत? आप चाहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको वीडियो? You क्लियर? explain. You can explain. जी जी जी, राइट। तो आपने अभी जो वीडियो देखा, इसमें कैसे जो जिन लोगों की मौत किसी ट्रॉमा से हुई या घात से हुई है, वो कैसे जब अगले जन्म में इसको याद रखते हैं, इसके बारे में बताया गया। आपने देखा पहले वीडियो में उसका कान ठीक से डेवलप नहीं था क्योंकि पिछले जन्म में गोली से मौत हुई, और गोली जहां से निकलती है तो वो होल जो है वो बड़ा होता है, तो वो देखते हैं कि उसके अगले जन्म में इसका कान डेवलप नहीं है। ऐसे ही आपने देखा एक बर्मीज मैन जो पीछे डाकू था और उसको हैंग किया गया, तो उसके जॉज ठीक से डेवलप नहीं थे नेक्स्ट लाइफ में। और ऐसे ही एक व्यक्ति जिसकी उंगलियां फॉडर चॉपिंग मशीन में, जो चारा काटा जाता है उस मशीन में कट जाती हैं, और अगले जन्म में उसे जो उसकी फिंगर्स जो है उसकी उंगलियां ठीक से डेवलप नहीं होती हैं। तो पिछले जन्म में इस तरह से जिनकी मृत्यु हुई है वो अगले जन्म उसको यूजुअली याद रहता है। और इयन स्टीवन ने सारी स्टडीज की हैं। और बीच में आपने ये भी देखा किसी का स्कल जो है वो भी ठीक से डेवलप नहीं था क्योंकि पिछले जन्म में उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किसी घात से हुई थी। तो ब्रदर प्रशांत, इज दैट ओके? और आप No, it's good. जी। Yeah. So just touching the subject of reincarnation. अभी हम prophets के बारे में डिस्कस करेंगे। तो prophets हमारे जो मनुष्य का जन्म मरण ये जो है ना वो पैटर्न एक है। प्रॉफिट्स का क्या होता है? ये ज्ञान, ये हमारा मॉडल, स्पिरिचुअल मॉडल क्या कहता है कि प्रॉफिट्स का जन्म गर्भ में नहीं होता। प्रॉफिट्स का जन्म एक एडल्ट बुजुर्ग मनुष्य में होता है, इन एन एडल्ट बॉडी। तो एग्जाम्पल हम एक लेंगे, क्राइस्ट। तो हिस्ट्री बताती है हमें कि एक टाइम जीसस का जन्म हुआ, और जीसस जब यंग मैन था ना, तो क्या मैसेंजर नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, पैगंबर नहीं था वो, और जैसा एक ऑर्डिनरी मनुष्य था जीसस। वही पूछ रहा था उसके जहाँ उस टाइम के जो प्रिस्ट थे, जॉन द बैप्टिस्ट, उन्हों के पास जाकर पूछता था ज्ञान के बारे में या भगवान के बारे में। लेकिन जब वो 30 साल का था, 30 इयर्स एज, तो एकदम बदल हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा। इट वाज सडन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक ज्ञान क्या कहता है जब जीसस था, उसका जन्म हुआ, तो ये आत्मा, मनुष्य की आत्मा थी उस टाइम, गर्भ से आई थी, और उसका जीवन चलता है, लेकिन जब 30 साल हो गए तो ये दिव्य आत्मा, पैगंबर की आत्मा, प्रॉफिट सोल, वो आई उस टाइम। और उसके बाद दोनों आत्माएं एक साथ एक ही शरीर का जैसा सहारा लेकर पाठ बजाती थी।
ये एक्सप्लेनेशन देता है। मैंने सूक्ष्म रीति से देखा ना, स्थूल रीति से दिखाई पड़ता है, सिर्फ शरीर दिखाई पड़ता है। उसको जीसस कहते हैं, उसको क्राइस्ट कहते हैं, लगता है उसका ही एक परिवर्तन हुआ है ना। एक किरदार, नाटक का एक जो पार्ट है उसका ही परिवर्तन हुआ। लेकिन जब हम सूक्ष्म रीति से देखते हैं, पारस बुद्धि से देखते हैं, जिसको ये पीछे, इसके स्थूल के पीछे क्या हो रहा है वो दिखाई पड़ता है, तो ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझ लाते हैं, नया समझ लाते हैं। और ये दिव्य आत्मा, प्रोफेट आत्मा, वो परम धाम से आई है, इसलिए वो शक्तिशाली है। उसमें आत्माभिमानी की स्थिति, शक्ति, पावर है, बल है उसका। और ये भी स्पष्ट है, उसको ज्ञान भी स्पष्ट है, अनुभव है, आत्माभिमानी होने के कारण इमर्ज रूप से अनुभव है। मनुष्य की आत्मा है जो है, वो शायद पुनर्जन्म लेकर परिवर्तन हुई हो सकती है। उनमें पावर नहीं होता, शायद उनमें देहाभिमान और सदकामय लगाव, टकराव सब कुछ है ना, क्योंकि यहाँ जास्ती समय यहाँ रही है न। तो ये समझ है ना, वो क्रिश्चियनिटी में भी है ना। यदि आप क्रिश्चियन हिस्ट्री देखा ना, यहाँ हमारे कैम्ब्रिज में भी क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं, और वहाँ के स्टाफ कभी कभी आते हैं हमारे इनर स्पेस में, और वो कहते हैं ये बात ठीक है। ऐसा ही इन द बिगिनिंग, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियनिटी, उन्होंने ऐसा ही समझ थी कि जीसस का बर्थ यू नो ऑर्डिनरी रीति से हुआ, और दिव्य जन्म है ना, प्रॉफिट का जन्म है ना, वो डिवाइन बर्थ कहते हैं। इसलिए उसको वो कहते हैं वर्जिन बर्थ। है ना, क्राइस्ट का बर्थ में काम विकार नहीं है, ऐसा कहते हैं, वर्जिन बर्थ। तो शरीर का बर्थ तो वर्जिन रीति से नहीं हुआ, लेकिन आत्मा का बर्थ है ना, ये जो डिवाइन, दिव्य आत्मा जो आई वो 30 साल के उम्र पर, वो डिवाइन थी। और वो ये भी कहते हैं, यदि वो गर्भ में आता था तो उसका पावर, उसकी शक्ति कमती होती थी। जब कार्य करना है, 30 साल के टाइम जब कार्य करने का टाइम है, तो उसकी शक्ति कमती होती थी। तो बुजुर्ग शरीर में आना वो अच्छा है, क्योंकि वो उसका कार्य कर सके। तो ये हुआ क्राइस्ट की बात। यदि हम हिस्ट्री देखें ना, तो बुद्धा, आपको यही दिखाई पड़ेगा, है ना, यही पैटर्न दिखाई पड़ेगा, बुद्धा है ना। हमारे भारत में औरोबिंदो, रिसेंट डेज, सभी सभी जब धर्म नेताएं हैं ना, आपको यही दिखाई पड़ेगा, धर्म स्थापक है ना। यदि आप मुस्लिम धर्म में देखा, मोहम्मद मोहम्मद खुद कहता था कि एंजल गाब्रियल, वो कहता था एंजल गाब्रियल बोल रहा है, एंजल गाब्रियल उसका शरीर का सहारा ले रहा है, वही कहा था, उसको गाब्रियल कहा कहता था। औरोबिंदो, यू नो, यदि आप ये हिस्ट्री देखे ना औरोबिंदो की, सुना है ना औरोबिंदो पांडिचेरी, तो 30 साल की उम्र तक वो पॉलिटिक्स में था, यू नो, राइट विंग ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। एक टाइम कैम्ब्रिज में स्टडी की थी उसने, उसके पहले। लेकिन 30 साल की उम्र थी, परिवर्तन हुआ, और इसलिए पॉलिटिक्स से क्या, वानप्रस्थ
रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स और आश्रम शुरू किया पांडिचेरी में. That time it was French India. Vivekanand, you will see the same pattern. तीस उम्र तक एक मानव की लाइफ थी. 30 उम्र के बाद जैसी एक अलग लाइफ होती है, दिव्यता आती है, क्योंकि नया नया आत्मा, दिव्य आत्मा, prophet soul comes in the body. And Akhila, want to add anything? See, is it like that? जी ब्रदर प्रशांत, तो जैसे ये 30 इयर्स ऑफ एज के बाद जो न्यू सोल एंटर करता है, आप इसी बारे में कह रहे हैं Yeah. तो जैसा देखा जाता है इसी एज के दौरान जो इसके पहले तक वे लोग खुद भी कई जगह पर खुद भी सत्य की तलाश में होते हैं और एकदम से अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है और प्रीच करने लग जाते हैं. तो आई थिंक ब्रदर प्रशांत यही ऐड करना चाहते हैं. Yeah, then very good. तो एक फिनोमेना, यही हम देख रहे हैं. हम एक फिनोमेना, आत्मा कैसे आती है इस स्थूल दुनिया में ना. हमने ये देखा कि कभी कभी आत्मा गर्भ में आती है, बट कभी बुजुर्ग शरीर में भी आ सकती है. लेकिन जब मृत्यु होता है, पैगंबर का मृत्यु होता है, प्रॉफिट का मृत्यु होता है, तो दोनों आत्माएं, उनका नया जन्म होता है. दे टेक रीबर्थ, बोथ सोल्स टेक सेपरेट रीबर्थ. और जब जो प्रॉफिट आत्मा है, वो उसने जो कार्य शुरू किया, वो कार्य चालू रहेगा उसका. दूसरे जन्म में भी उसका कार्य चालू रहेगा, ये दिखाई पड़ेगा. तो एक एग्जाम्पल, क्या कौन सा एग्जाम्पल? क्राइस्ट का एग्जाम्पल. क्राइस्ट का मृत्यु हुआ ऑन क्रॉस. उसके बाद सेंट पॉल, एक उसका जन्म हुआ. सेंट पॉल का जन्म क्राइस्ट के मृत्यु के बाद हुआ. किसी को पता नहीं, क्रिश्चियन धर्म में ये नहीं कहेंगे, लेकिन बाइबल जो स्क्रिप्चर है, वो किसने who put it together? It was Saint Paul. apostles बाकी सभी थे ना, क्राइस्ट को मिले भी थे, लेकिन उनका निश्चय जो था वो उतना गहरा नहीं था. लेकिन सेंट पॉल जो है, उसने धर्म स्थापन किया बाद में. Up to 50 years after Christ's death, Saint Paul established a religion. क्योंकि उसकी जो समझ थी और निश्चय था, वो गहरा था. उसको पता था क्या झूठ है, क्या ठीक है. He established the religion and works for the establishment of the religion in the subsequent births. और यही है बाकी सभी धर्म की भी. जो बुद्ध था, वो भी उसका पुनर्जन्म होता है और उसके धर्म के रीति, he works for the establishment of his religion. तो इस टाइम सभी है जिन्होंने जो पार्ट बजाए थे ना पहले, सभी इस स्टेज पर है, अलग रीति से. जिसने गांधी का पार्ट बजाया, वो भी यहाँ आत्मा यहाँ है दूसरे पार्ट में. जिसने झांसी की रानी वो पार्ट बजाया, वो भी है यहाँ. सभी है. कैनेडी जिसने पार्ट बजाया, वो है. वैसा ही सभी प्रॉफिट्स हैं. बुद्ध की आत्मा भी है यहाँ और क्राइस्ट की भी आत्मा है. लेकिन सभी आत्माएं और प्रॉफिट की आत्माएं भी, वो सतो रजो तमो में जाती है.
नौ का फेजिस होता है। देवता वर्ण होता है, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, सभी के गिरती कला होते हैं। जैसे देवता भी गिरती कला में आते हैं ना, देवता आते हैं, देवता सबसे श्रेष्ठ, वो भी उनकी गिरती कला होती है। तो वैसे ही बाकी सभी के प्रॉफिट आत्माओं की भी गिरती कला होती है। ये समझ हमें मदद करता है नेक्स्ट सब्जेक्ट जानने के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? हमने अभी तक संगम युग के बारे में बोला। ये कहा हमने संगम युग के बारे में, क्या कहा? संगम युग में नया ज्ञान आता है। संगम युग, नया ज्ञान। यदि हमने देखा नहीं, एक साक्षी होकर देखा, यहाँ देवताएं हैं, यहाँ यहाँ सभी श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं, और नए आत्माएं परम धाम से भी आते हैं। और जब हम द्वापर में आते हैं तो अलग अलग धर्म स्थापक आते हैं, क्राइस्ट, बुद्धा, और अलग अलग प्रॉफिट्स अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं। स्कॉलर्स है, साधु है, सन्यासीस है, और महात्माएं हैं, ऋषि मुनि, सभी है। और फिर भी हम कलयुग में आते हैं, और यहाँ फिलोसोफर्स भी है, और स्कॉलर्स एंड किंग्स, ग्रेट रिफॉर्मर्स, विवेकानंद जैसे सन्यासी। फिर भी हम क्या, एक दुनिया एक विनाश करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से सतयुग स्थापन करने के लिए एक नया प्रकार का ज्ञान चाहिए। सिर्फ रिवीजन ऑफ स्क्रिप्चर्स, इससे सडनली सतयुग नहीं आएगा। तो नया ज्ञान चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? हमने अभी तक परमात्मा के बारे में सुना, राम और सीता, राम मदद करता है सीता को, तो परम धाम में रहकर मदद नहीं करेगा, उसको यहाँ आना पड़ता है। यदि कोई श्रेष्ठ आत्मा है ना, बहुत श्रेष्ठ, लेकिन परम धाम में ही रहती है, ग्रेट म्यूजिशियन, वेरी गुड म्यूजिशियन, लेकिन परम धाम में ही रहता है तो आप उसकी प्रेज नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। कोई एक बहुत बड़ा नेता है लेकिन परम धाम में रहता है ना, कोई साइंटिस्ट है लेकिन परम धाम में रहता है, तो आप उन के स्टैच्यूज से यहाँ नहीं करेंगे, उसका praise. You will not have their names given to the laboratories. यहाँ परमात्मा का इतना प्रेज है, सभी जगह पूजा चल रहे हैं, मेमोरियल्स है सभी जगह। तो उसने कुछ किया ना, तो वो कर सकते हैं जब स्टेज पर आते हैं किया, इसीलिए मेमोरियल्स है। सिर्फ परम धाम में रहते तो इतना प्रेज नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगी। तो वो ये जो है परमात्मा सुप्रीम, उसका भी अवतरण होता है यहाँ। लेकिन उसका अवतरण इस संगम युग के टाइम, ये है स्ट्रेटेजिक टाइम फॉर द चेंज। इस टाइम उसका अवतरण होता है। उसका जन्म भी जैसे अलौकिक होगा, गर्भ में नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट की तरफ जन्म होगा। और हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा कुमारीज is history of the incarnation of this supreme soul. तो हिस्ट्री क्या बताती है?
इन 1936 ये संगम युग शुरुआत हुई इन 1936। और जैसे क्राइस्ट का जन्म हुआ, शरीर का आधार ब्रह्मा, क्राइस्ट का जीसस का शरीर लिया, यहाँ 1936 में एक व्यक्ति वहाँ सिंध प्रोविंस, यूनाइटेड भारत, सिंध प्रोविंस में एक व्यक्ति, उसका नाम था उस टाइम लेखराज, उसको कहते थे दादा लेखराज। And his support, so he was a ordinary bhakti in a Hindu background, well off, financially well off, in the trade, merchant trade. But in 1936, he suddenly started getting visions. यहाँ अलग अलग जब प्रॉफिट सोल आता है ना, तो खुद को शुरुआत में मालूम नहीं पड़ता क्या कोई और आत्मा आया है, ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन कार्य से मालूम पड़ता है, जो हो रहा है वो उस रीति से बाद में मालूम पड़ता है, यहाँ आत्मा, कोई प्रॉफिट आत्मा शायद है या नहीं है। लेकिन उन लोग को एक शांति का अनुभव होगा या आनंद का अनुभव होगा, अतीन्द्रिय का अनुभव होगा। दैट माइंड इज शेयर्ड। जैसे ये जो मन जो है ना, it is a shared platform by the two souls. So he finds it in the host soul. He also experiences this atindriya आनंद, अतीन्द्रिय शांति, ये अनुभव होगा। लेकिन इस टाइम 1936, 1937, 1938 वो हैदराबाद इन सिंध, उस शहर में उनका घर था। तो लोगों को भी उसको विजन्स आती थी, लेकिन बाकी भी कोई आते थे, दृष्टि लिया, तो वो भी ट्रांस पे जाते थे, उन्हों को भी विजन्स आती थी। उन्हों को भी क्या देखा, तो परम धाम देखा, सतयुग देखा, स्वर्ग देखा, कृष्ण को देखा, कोई कहीं को उन्हों का फ्यूचर दिखाई पड़ता था, परमात्मा का साक्षात्कार होता था, खुद का साक्षात्कार होता था, अलग अलग रीति से अनुभव होते थे, सुरूहानी साक्षात्कार। तो इन दिस 2 years 1936 to 1938, 2 साल में more than 500 people were interested in this knowledge. They were seriously interested. They wanted to do anything to bring about change. और ये भी मालूम पड़ा उन को कि यहाँ एक शक्ति है, क्योंकि इतने लोगों को साक्षात्कार और इंस्पिरेशन, परिवर्तन के इंस्पिरेशन, दादा लेखराज को भी मालूम पड़ा कि यहाँ एक कोई उसका कार्य नहीं है, लेकिन उस शरीर से जो शब्द बोलते थे उसमें नया ज्ञान था, ये भी दिखाई पड़ा। और जो कुछ वहां से ज्ञान आता था ना, उसको कहने लगे मुरली, क्योंकि एक जैसे एक रिसाइटल जैसे उनको लगते थे, जो कुछ सुनते थे वो कहने लगे एक मुरली जैसी है। जैसे कृष्ण की मुरली स्थूल होते, ये मुरली सूक्ष्म मुरली, ज्ञान की मुरली।
और जब और बाद में दादा लेखराज को भी बताया गया कि ये जो है ये जो काम है ये है परमात्मा का काम, और परमात्मा को नाम शिव नाम से उच्चारण किया गया। शिवा, गॉड शिवा इज यूजिंग द बॉडी, और एंडियरमेंट शिव बाबा कहते हैं उसको, जैसे जीसस और क्राइस्ट ये अलग है ना, वैसे यहाँ दादा लेखराज के शरीर में शिव बाबा का अवतरण हुआ। और दादा लेखराज का भी नाम बदल गया, उसको भी एक रूहानी नाम दिया, स्पिरिचुअल नेम, और स्पिरिचुअल नेम था ब्रह्मा बाबा। So there was physical part through Brahma and रूहानी, दोनों आत्माएं। शरीर था दादा लेखराज का, उसको ब्रह्मा कहने लगे, और शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों आत्माएं उस शरीर से कार्य करना शुरू हुआ। दिस इज 1936। जो कुछ हमने सुना ना अभी तक अलग अलग सेशंस में, उसका सोर्स है मुरलीस। हर बात जो ज्ञान का ओरिजिन है वो है मुरलीस, और मुरलीस के आधार पर मुरलीस बताने लगा क्या परिवर्तन। दादा लेखराज को भी बताया गया कि ये कार्य है शिव बाबा का कार्य, और दादा लेखराज का कार्य है सरेंडर। क्या आपका जो स्वतः खुद के कोई ओपिनियंस होते थे ना, मत होते थे, आइडियाज होते थे, तो सब कुछ क्या समर्पण करने का टाइम है आपका। द बेस्ट थिंग ही कैन डू इज सरेंडर। दादा लेखराज और ब्रह्मा बाबा भी कहता है, खुद है स्वामी नहीं है कि या साधु नहीं है या ऋषि नहीं है, लेकिन पतित आत्मा है। ब्रह्मा बाबा खुद कहता था, मैं पतित आत्मा, मुझे ही वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम शूद्र वर्ण से अभी ब्राह्मण वर्ण, अभी स्टूडेंट है, और शिव बाबा जो है वो हमारा टीचर है। ब्रह्मा बाबा का पोजीशन ऐसा था, he himself is a student, और he is learning to from शिव बाबा। अंदर जैसा दिखाई पड़ा ना, आत्मा जब पूरा चक्र पूरा किया तो आत्मा पतित हो जाती है सभी का। तो आई एम लर्निंग, उसका ये पोजीशन था, आई एम लर्निंग। लेकिन शिव बाबा हमारा टीचर है, और स्टूडेंट होने के कारण उसको सबसे होशियारी है यहाँ, हमें अक्ल चाहिए समर्पण होने के, यानी रावण को सरेंडर करना। हर एक के अलग अलग रावण के शिष्य होते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि उसका जो कार्य है रावण को सरेंडर करना। रावण के अलग अलग मत होते हैं, रावण के विचार होते हैं, रावण की इच्छाएं होती हैं, वो सरेंडर करना राम को, ये ब्रह्मा बाबा का कार्य। और शिव बाबा का कार्य है ये शरीर का सहारा लेकर सभी सीताएं जो है दुनिया के, उन्नों को रावण से फ्री करना। तो एक कार्य शुरू हुआ 1936 और 19 continued until 1938. 1938, around that time, they moved from Hyderabad to Karachi.
दोनों सिंध province. In the Sindh province, they came to Karachi. In Karachi, they created a campus. Sabhi more than 450 brothers, sisters, bhai behne, all decided they want to stay in this separate space and do their own study, their effort, their research. और शांति में पुरुषार्थ करना शुरू हुआ. This was in 1938. They stayed in this small gathering, 450, until 1950. In 1950, they moved to Bharat and they moved to Mount Abu. It is from 1950, Murlis were coming. Baba and Brahma Baba, they were all Madhuban. माउंट आबू में हमारा जो आश्रम है उसको मधुबन कहते हैं. तो वहां से मुरलीस बाबा का एक्सप्लेनेशन रहता था, और सुपरविजन. And Brahma Baba was the main student, learning all this time. And in 1950, they moved to Mount Abu, and from Mount Abu they started service first within India and in different cities, and maybe around 1970 it started in the rest of India, London, and the other countries in the world. So let us hear, and I know it is the time for the break also. Just an overview of the present time and an overview of the confluence age. ये शुरुआत हुई 1936, so almost 90 years now. The time is going in the confluence age. Confluence age जो टाइम है वो छोटा सा टाइम, ये युग छोटा युग है. It is time to return home, but it will be now going fast. It will be time to return fast. So we will hear from you. थैंक यू ब्रदर प्रशांत. सब बहुत ही इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुन रहे थे. कुछ सवाल है आप अभी लेना चाहेंगे? Yeah. जो आपने इयन स्टीवनसन का वीडियो प्ले किया था, वहां से ये सवाल है कि क्या सूक्ष्म शरीर नेक्स्ट बर्थ में कैरी होता है? सूक्ष्म शरीर सॉरी, ये क्वेश्चन है सूक्ष्म शरीर संस्कारों को कैरी करता है, ऐसा कुछ है ये सवाल. आत्मा उसके साथ संस्कार जाते हैं. जी ब्रदर प्रशांत. एक और क्वेश्चन आया है कि ये गॉडली वर्जन कहता है कि जब हम सोल्स प्योर हो जाते हैं तो हम इस शरीर में नहीं रह सकते, हमारे को नया शरीर नया युग चाहिए. तो कैसे ये सतो प्रधान सोल क्राइस्ट का इम्प्योर बॉडी लेता है और अपना पार्ट प्ले करता है? क्या है जैसे सेवा अर्थ, हर एक का पार्ट अलग अलग होता है. he deserves, जब सभी आत्माएं जब पावन होते हैं 100% प्योर, they deserve the pure body. लेकिन
ये पार्ट होता है, प्रॉफिट्स का पार्ट होता है, ये सेवा अर्थ आते हैं यहाँ। दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर हॉलीडेज, दे आर कमिंग फॉर टास्क। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर गोज, द पेशेंट का जो दुनिया है वो सब कुछ 5 स्टार होटल नहीं होगा, दूसरा होगा, लेकिन वहां जाता है सेवा अर्थ। वैसा ही उन लोग को फल मिलता है, उस सेवा का फल सब्सिक्वेंट लाइफ में मिलता है उन लोग को, लेकिन ये लाइफ भी सेवा अर्थ दे अप्लाई। हाँ जी, क्लियर है ब्रदर प्रशांत। और एक आखिरी सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इस तरीके का अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ से हम ऐसे कट तो नहीं जाएंगे, या इस तरीके का फीलिंग तो नहीं आएगा? आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि हम अपने वर्ल्डली लाइफ के साथ कट हो जाएंगे? श्योर। तो क्या होता है हमारे लिए प्रैक्टिस जो है ना, तो फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस, नीचे की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस कहता हूँ मैं, या लोअर कॉन्शियसनेस, तो वी गो टू अ हायर कॉन्शियसनेस, ऊंची चेतना। यही परिवर्तन यही है। लोअर कॉन्शियसनेस जो होता है, उस कॉन्शियसनेस में हमारी वृत्ति रहती है, भिखारी की वृत्ति, बेगर। एक चेतना वृत्ति रहती है विक्टिम की वृत्ति, और दैत्य की वृत्ति। अलग अलग दुख लेना, कुछ शब्द बोलना, दुख देने के लिए शब्द बोलना, अंडर प्रोवोकेशन, लेकिन वो होती है दैत्य की वृत्ति। डिमन रावण है ना, वो नीचे की चेतना जो है, वहां रावण बढ़ रहा है। जब हम ऊंची चेतना में आते हैं तो देवता की वृत्ति होती है और फरिश्ता की वृत्ति होती है। यही परिवर्तन हुआ, सभी दुनिया में रहते ही है। हम इस नाटक से बाहर नहीं जा सकते, दुनिया में है ही। सिर्फ एक परिवर्तन हुआ, बेगर विक्टिम डीमन नहीं है, देवता और फरिश्ता है। तो फायदा होगा या नुकसान होगा? इस लोअर कॉन्शियसनेस में अज्ञान रहता है, ये बहुत बड़ी एक जैसी एक मुसीबत है, अज्ञान, कंफ्यूजन। पता भी नहीं मैं हम खुद कौन, ये भी पता नहीं, ये दुनिया क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। तो फुल इग्नोरेंस इन डार्कनेस। ऊंची चेतना में होता है फुल क्लैरिटी, 100% क्लैरिटी, स्पष्ट है। दूसरों को क्या फायदा ये भी स्पष्ट है। नीचे की चेतना है, हमें पता नहीं फायदा किसमें है। हम प्यार का गीत गाते हैं, जैसे बॉलीवुड में गाते हैं ना, वही सभी फॉलो करते हैं, प्यार। लेकिन प्यार से दूसरी फायदा क्या है वो भी पता नहीं। तो इस लोअर कॉन्शियसनेस में हम एक रावण के मित्र हो जाते हैं, एक दूसरे के, रावण को फायदा देते हैं। तो सच्ची रीति से एक मुसीबत लाते हैं, दूसरों को भी मुसीबत लाते हैं। जब ऊंची चेतना है, वी बिकम फ्रेंड्स ऑफ द सोल। जैसा परमात्मा हो, ही इज फ्रेंड ऑफ द सोल, ही इज योर फ्रेंड। In the same way, you become true friend of the other person. इसीलिए सुकर्म बड़ी रीति से सुकर्म हो जाता है। इन द लोअर कॉन्शियसनेस पाप हो जाता है, क्योंकि रावण से कोऑपरेशन है, रावण को सहयोग देते हैं एक दूसरे के। तो न्यारापन हुआ, लेकिन न्यारापन होता है रावण से न्यारापन,
लेकिन you become friend of the आत्मा. लोअर कॉन्शियसनेस में अल्टीमेटली there's regret, क्योंकि डार्कनेस ना सब कुछ रॉन्ग डायरेक्शन. So ultimate is regret and repentance in lower consciousness में. In higher consciousness, ultimately there is happiness. फायदा है. खुद को you look at your actions with fondness. Repentance नहीं है, खुशी है. जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है. एक सवाल आया है लेकिन हम उसको शायद थोड़ा बाद में लेंगे. अभी हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और हम एक बुक भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. एक क्विकली आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ये बुक. हाँ, आप ये बुक देख सकते हैं. इसका नाम है इन सर्च ऑफ ट्रूथ. ये इंग्लिश बुक है. और जो आपने अभी तक सुना है ना, ये 9 दिन का जो सेशन है, ये इस बुक के रूप में कंपाइल किया गया है. हमारे हाथ में इंग्लिश है लेकिन इसी का एक हिंदी वर्जन है, सत्य की तलाश में. और ये बुक ब्रदर प्रशांत की लिखी हुई है. हम छोटा सा एक रिव्यू दे देते हैं. इस बुक में आप देखेंगे, आप को मेडिटेशन स्कैन करने के लिए है और आप इसे स्कैन करके आप सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. और उसके बाद आप यहाँ पर आपके जितने भी ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर भी ये डिटेल में लिया है कि किस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ में कैसे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, यानी उसका रिजल्ट क्या होता है, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा. फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन के साथ जो फिजिकल इलनेस आती है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा. आप शायद पढ़ नहीं पा रहे होंगे यहाँ से, लेकिन हम आपको बता देते हैं. और यहाँ पर आपको 4 मेडिटेशंस मिलेंगे. आप स्कैन करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अलग अलग प्रैक्टिसेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं जिससे आप आत्माभिमानी स्थिति रीच कर सकते हैं. ये क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस हैं जिसको आप करेंगे तो आपको अपवर्ड स्पाइरल, उड़ती कला में आप जल्दी आ सकते हैं. आप देखेंगे यहाँ पर व्हील ऑफ टाइम, यानी कि स्टिल्स द्वारा ये समय का पहिया कैसे घूमता है उसका भी विवरण दिया गया है. और अंत में आप देखेंगे ब्रह्म कुमारी का इतिहास है. यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ब्रह्मा बाबा का चित्र आप देख सकते हैं और डिटेल्स दिए हुए हैं. अगर आपको ये ज्ञान समझ आया और आप इसकी गुह्यता को और समझना चाहते हैं और ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम आपको ये स्लाइड शो करने वाले हैं. 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा. इस बुक का प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, चाहे इंग्लिश में है या हिंदी में. आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, आपके लिए हम ये स्लाइड शो कर देते हैं. ये आपके स्क्रीन पर आ गया होगा. तो किताब ऑर्डर करने के लिए आप अपना नाम, एड्रेस और कितनी कॉपीज चाहिए, अगर आप किसी और को भी गिफ्ट करना चाहते हैं तो कितनी कॉपीज चाहिए, और इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन ये भी मेंशन कीजिएगा. नंबर नोट कर लीजिएगा, 9422533050. ये कौस्तुभ भाई का नंबर है. यहाँ पर आप जो भी आप ऑर्डर कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं. और अगर किसी भी मदद की जरूरत है तो नीचे संजीवनी हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है, वो भी नोट कर सकते हैं, 8849438643. आप इसको नोट कर लीजिएगा. ये स्क्रीन हम अभी क्लोज करते हैं. अगर आपको चाहिए तो फिर आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको रुचि है हमारे आने वाले सेशंस में ज्वाइन करने के लिए, हमारे सस्टेनेंस सेशंस होते हैं मंडे से लेके संडे तक. हाँ, और आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा, टीम के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ये सेशंस किए जाते हैं. और इसमें आपको अव्यक्त मुरली मिलेगी, साकार मुरली, प्रयोगशाला ब्रदर प्रशांत करते हैं, मेडिटेशंस हैं यहाँ पर, मुरली कॉन्सेप्ट्स और बुक रीडिंग भी है सत्य की तलाश में. तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अप्रैल 25 जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं
वर्तमान समय उसी ग्रुप में ये व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक देंगे, आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ समय बाद ये April 25 ग्रुप क्लोज कर दिया जाएगा। जो जो इच्छुक हैं ज्वाइन करने के, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वायरी के लिए, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो संजीवनी हेल्पलाइन नंबर है जो आप पहले नोट कर चुके हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अनाउंसमेंट्स की जानकारी। ब्रदर प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे? या किसी से हम सुन सकते हैं? Yeah, let us hear from you also first, and then Pritesh Bhai also, and anyone else want to share? जी, Yeah, मे Kiran भी can हम, also. जी जी जी, ब्रदर प्रशांत, प्रोबेबली हम ब्रदर प्रीतेश से सुन लेते हैं, और यहाँ कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा, हम आपको जरूर अनम्यूट करेंगे। तो प्रीतेश भाई, वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। तो खास करके जब से संजीवनी के आधार पर जो ज्ञान को समझा, उसमें जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये कि हमेशा कंट्रास्ट सामने रहना चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रीतेश के भान में ही सब थिंकिंग, एफर्ट, फिर वर्च्यूज डेवलपमेंट, ऐसा। तो ये समझने के बाद समझ में आया कि वास्तव में जिसको पुरुषार्थ करना है वो मिक्स रहता था, मतलब मिक्स कॉन्शियसनेस रहता था। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जो बाबा भी कहते हैं कि आत्मा समझकर करो सब कुछ, तो आत्मा को पहले जगाना है, और इसी स्टेप से सारा कुछ शिफ्ट होता है। जैसे अभी समझाया कि लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस, तो इसकी क्लैरिटी बढ़ी। और लोअर कॉन्शियसनेस माना कि नाम के भान में सब कुछ करना, और नाम के लिए करना, रोल के लिए करना। और ऊंची चेतना में रहना माना रोल फिक्स है, और आत्मा की उन्नति के लिए सब करना। तो ये अनुभव हुआ। और लास्ट सबसे बड़ा जो फायदा ये हुआ कि पहले वेस्ट थॉट्स जो है वो बहुत दिन तक चलते थे। अभी जैसे कि फुल स्टॉप जल्दी लगता है, क्योंकि स्टोरी की वैल्यू जो है वो हमें जीरो करनी है, वर्थ नॉट ए पेनी। तो ये थोड़ा अभी इजी हो जाता है कि स्टोरी है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीतेश भाई। किरण बहन से हम थोड़ा सा पीछे सुनते हैं। हमारे साथ अभी प्रतीक भाई हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स ग्रुप में से, और वो शेयर करना चाहेंगे। वेलकम ब्रदर प्रतीक। थैंक यू। एक और हैंड रेज हुआ है जी। ओम शांति जी। जैसा अभी प्रीतेश भाई जी बता रहे थे कि पुरुषार्थ का पर्सपेक्टिव वो बहुत डिफरेंट है, और पुरुषार्थ में एक एफर्ट जो बोलते हैं, पहले भी मुरली पढ़ते थे तो ये समझ में नहीं आता था कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत का नहीं है, ये मोहब्बत का है। तो वो बात अंडरस्टैंडिंग, पहले ऐसा लगता था कि हो सकता है उनको ज्यादा कुछ महसूस हो रहा हो, या फिर कुछ ज्यादा फील हो रहा हो जो हमको नहीं हो रहा है। पर बाद में ये बात समझ में आई जब पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि सुना कि सारा खेल इंटेलेक्ट का है, फाउंडेशन, और हमारा पर्सपेक्टिव जहाँ से हम चालू कर रहे हैं बात को। तो जब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया जहाँ से देख रहे हैं ज्ञान को, तो उसके बाद सारी चीजें बहुत सहज रीति से जैसे फिट होती जा रही है। मुरली वही है, अभी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो समझ है वो बहुत बहुत ही डिफरेंट होगी। भगवान के महावाक्यों को जैसे डाइजेस्ट करना चाहिए था, अब वो सही रीति से डाइजेस्ट हो रहा है, और उसकी शक्ति भी प्राप्त हो रही है। तो थैंक यू। थैंक यू प्रतीक भाई। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? गोवा? जोधपुर से। जोधपुर जोधपुर से राजस्थान। जुड़ रहे हैं। जी जी, थैंक यू प्रतीक भाई। कविता बहन शेयर करना चाहते हैं? आप बात कर सकते हैं। वेलकम।
ओम शांति। आ, ये जो सीरीज है संजीवनी की, हमने 2-3 बार जैसे सुनी है। अभी इतनी क्लैरिटी है कि सब कुछ बहुत समझ में आता है, और साथ ही जो अपना असली घर है परम धाम का, उसकी असली अनुभूति और उसका जो रियल एक्सपीरियंस है वो भी अभी स्पष्ट रीति से अनुभव हो रहा है। क्योंकि पहले जस्ट विजुअलाइजेशन तक ही था कि परम धाम है सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, और सभी स्टार्स हैं, बस इतना ही। मगर अभी जो हायर कॉन्शियस लेवल से हम सारे परिवार को इतने ऊंची दृष्टि से देखते हैं, और घर भी जो हमारा है इतना डिवाइन है, तो ये अनुभूति अभी ज्यादा बड़ी है। पहले इतना नहीं था, क्योंकि परम धाम में टिकना नहीं होता था। मगर अभी ज्ञान की जो स्पष्टता मिली है, जो क्लैरिटी मिली है, इससे परम धाम का अनुभव और वहां से सब कुछ, वहां से नीचे आना, ये बहुत इजी हो गया है। और साथ ही ये जो रोल कॉन्शियसनेस में हम सारा दिन रहते थे और उसी लेवल पे पुरुषार्थ करते थे, तो ज्यादा मेहनत ही लगती थी। मगर अभी बहुत इजी हो गया है, और जो बाबा कहते हैं सहज ज्ञान सहज योग, वो अभी अच्छी रीति से स्पष्ट है। तो थैंक यू सो मच प्रशांत भाई जी को और सारे टीम को। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन। हम एक और लास्ट शेयरिंग ले लेते हैं, क्योंकि अभी समय खत्म हो रहा है। और वंदना बहन, आप क्विकली शेयर कर दीजिए। वेलकम। आपको अनम्यूट करना होगा। हेलो। जी जी, बात कीजिए। तीन चीज जो क्लियर हुआ अभी, एक तो विजन बनाना कि हम परम धाम में हैं और सतयुग में हैं, तो ये इतना इजी है, इतना इजी है। बाबा बोलते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते थे, और वो अब बहुत ही आसान लगता है। दूसरा कि हम मतलब मैं अलग और ये शरीर अलग, जैसे हम आप लोगों की सबकी बात जो हम मतलब ये इस आत्मा ने सुनी, तो प्रशांत भाई प्रशांत कह रहा है, या अखिला दीदी कह रही है, तो इससे आप लोगों ने अलग किया है। तो लगता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं ये चीज को, क्योंकि शरीर अलग आत्मा अलग, ये बहुत मुश्किल लगता था कि कैसे करेंगे। ठीक है, करना है। और तीसरी चीज जो है पुनर्जन्म की बात जो है, ये बात तो मतलब सुपर डुपर जो है ना, ये आत्मा को लगी कि ये एकदम नहीं समझ में आता था कि कैसे बाबा बोलता है, लेकिन नहीं समझ में आता था कैसे कोई कैसे ही होता है ये जीसस क्राइस्ट, क्या क्या है, कैसे होता है। तब फिर बाबा किस तरह से काम कर रहा था, ये भी क्लियर जो है, बहुत ही क्लियर हुआ। ये तीन चीजें बहुत बड़ी चीजें। थैंक यू सो मच वंदना बहन, आपके शेयरिंग के लिए। हम चलते हैं न्यू जर्सी। किरण बहन, क्विकली शेयर कर दीजिए। ओम शांति। We will also hear from others, those who raised their hand also, 2-3 of them. पहले उनको चांस दे देते हैं। कोई नहीं किरण बहन, आप कर लीजिए। हम वी विल क्रिएट टाइम ना। Yeah. ओके, सो सभी ने बहुत बहुत सुना और समझा भी, और शेयरिंग भी हुई कि कितना समझ में आया। अब मैं मेरी शुरुआत की दिन मुझे याद आए कि जब मैंने ये सुना था, तो सबसे पहले जिस की मुझे मदद हुई वो थी बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस। मेहमान हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। गेस्ट कॉन्शियसनेस, एक्टर हूँ, जो भी सामने चल रहा है ड्रामा है। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है, बट जिस तरह से अभी अभी हमने सुना कि निचली चेतना में हम सभी हैं, भिखारीपना, विक्टिम और स्लेव, ये हमारे रग रग में है। तो इसको निकालने के लिए हमको
ये 1 मिनट की प्रैक्टिस, 1 घंटे में 1 मिनट की प्रैक्टिस बहुत ही बेसिक लेवल पे करना ज़रूरी है, ऐसा मेरा अनुभव है। और न ये जो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ की मालिक नहीं हूँ, इस प्रैक्टिस से जो फ़ायदा होता है वो अनबिलीवेबल है। तो आप ज़रूर करके देखें। नहीं, बहुत ऊंची ऊंची भी प्रैक्टिसेस है, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो नहीं, मैं गेस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, इस प्रैक्टिस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, तो आपका फाउंडेशन बहुत पक्का होगा। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। हम नेक्स्ट इनवाइट करते हैं कबीर भाई को। कबीर भाई, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ। जी। और जब से ये सुनना शुरू किया तो ऐसा लगा कि हाँ। प्लीज अनम्यूट ब्रदर। हेलो, ऑडिबल ना? जी, आप हेलो। बात कीजिए। जी जी। तो सचमुच अ, कि कोई ज्ञानी है करके ऐसा लगा। इनका जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रदर प्रशांत का, ये बहुत ही एक्यूरेट है। और मुझे हमेशा से लगता था कि बाबा कहते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन एक्यूरेट विधि क्या है वो चीज करने की, वो विधि मुझे इस सेशन से पता चली। जैसे अभी ये ड्रामा का ज्ञान तो पता था, लेकिन कैसे उससे हमें अदृश्य साक्षी होकर इसे एक ड्रामा की रीति से देखना है, उसे समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति ज्यादा पड़ने लगी, ऐसा अनुभव हुआ। देखते हुए कैसे नहीं देखना है, सुनते हुए कैसे नहीं सुनना है, इसकी भी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ी। तो इससे पुरुषार्थ में बहुत फायदा हुआ। थैंक यू। थैंक यू कबीर भाई। और रुचि बहन, वेलकम। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, बता दीजिएगा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई थिंक चलिए, हम मे बी जो नेक्स्ट इन लाइन है, अम, ललिता बहन बात करेंगे। ओम शांति। मैं जल्दी से बता देती हूँ कि पहले हम लोग जो कमेंट्री करते थे कुछ समझ नहीं आता था, ऊपर जाके समझ नहीं आता, पॉइंट ऑफ लाइट देखते रहते थे तो कुछ नहीं लगता था। अब पता चला कि पॉइंट ऑफ लाइट नहीं देखते, जैसे शायद कल ही सुना है, अपने आप ही ऊपर जाना है, अपने आप को ही ऊपर ले जाना है। तो उससे बहुत अलग फील हुआ, ऐसा लगा कि कब से ये करते तो पता नहीं क्या होता। और दूसरा, मेहमान की स्थिति वाले से बहुत फर्क पड़ा। जब भी हम कुछ करते हैं और मन में थोड़ा सा भी कुछ आता है, तो उसी समय बस समझते हैं कि हम तो मेहमान हैं यहाँ पर, और एकदम से ठीक हो जाता है। और बाकी ज्ञान की क्लैरिटी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा हुई है यहाँ पर। और प्रशांत भाई के ज्ञान से एक फायदा ये हुआ कि जब हम लोगों को बताते हैं, बाबा का ज्ञान शुरू करते हैं, तो वहां से शुरू होते ही वो लोग ना विमुख से होने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे कि पता नहीं रहती रहती बात है। तो अब उनको इस तरीके से, जिस तरीके से लोग सुनते हैं, समझते हैं, या जा रहे हैं उसमें निराशा में जा रहे हैं, तो वहां से शुरू करने से क्या है, उनको लगेगा हमारे लिए कुछ मिल रहा है। अदरवाइज तो लगता है ये थोपा जा रहा है। अभी सभी लोग कहते हैं हमारे भगवान बने। ऐसे बहुत सारी चीजें अलग करना, अब इस सृष्टि से निकलना बड़ा आसान हो गया। छोटे बॉक्स में देखकर ऊपर से एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं और टिक भी पाते हैं। पहले टिक नहीं पाते थे, और कोई कमेंट्री अपने से हो नहीं पाती थी। अभी आपकी जो अंतर्बोध पे कमेंट्री आती है, वो याद हो जाती है, और बिना सुने भी उस कमेंट्री से योग कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं दिल्ली से। थैंक यू वेरी मच ललिता बहन, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। रुचि बहन बात करेंगी। आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रत्यक्ष माइक भाई, आप सिंबल, उनको माइक सिंबल होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, जो रेड कलर का। आपको मैसेज भेजा, उस पर क्लिक कीजिए।
ठीक नमिता बहन से सुनेंगे। नमिता बहन आप बात कर सकते हैं। मे बी आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए प्रीतेश भाई। सभी को किया हुआ है। अच्छा, नमिता बहन आपको सुनाई पड़ रहा है? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है। जी ओके, जी, आई आवाज? सुनाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इस पूरे सेशन में और मैंने आपकी जो जितनी भी क्लासेस की ब्रदर थोड़ा प्रशांत सा के लिए। माइक माइक और पास रखेंगे, मे बी मोबाइल माइक। ओके ओके, ठीक है। जी जी तो मेरी कमेंट्री की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आपने बताई कि नॉर्मली हम लोग नीचे से ऊपर जाया करते थे, तो अभी जो है हम अपनी आत्मा जो है अपनी रियल स्टेज परम धाम में वो जैसी है, अपने पारस बुद्धि के स्टेज में ही पहले वो अपने आप को सिचुएट करे, है ना। वहां से फिर वो भर के नीचे आके अपने कर्म क्षेत्र पे कर्म करना शुरू करे। मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा और मैं अब यही प्रैक्टिस करती हूँ। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ दीदी, कल मैंने जो भाई जी से पूछा था कि प्री स्क्रिप्टेड है या हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम अपनी स्क्रिप्ट कॉन्शियस लेवल पर और नहीं लिखते हैं, सब कॉन्शियस लेवल पर लिखते हैं, है ना। उन्होंने ये बोला था। और जैसे बाबा रचिता है तो हम को रचिता है। आपको सुनाई दे रहा है दीदी? जी जी जी, क्लियर है, सुनाई पड़ रहा है। को रचता है। तो इससे मेरी इतनी अटेंशन आई है, टाइम की वैल्यू पता चली है और अपने कर्मों की वैल्यू पता चली है। तो बहुत एक अटेंटिव मैनर में अभी कल से जो आपने ये भी बोला कि फिल्म को एंजॉय करो, तो इसमें टाइम की वैल्यू और अपने कर्मों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है कि हम अपनी स्क्रिप्ट सबकॉन्शियस लेवल पे लिख रहे हैं और हम को रचता है। तो ये मुझे ये होल जर्नी में मैं और एक बार दीदी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। और मैं बहुत इच्छुक भी हूँ कि नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नमिता बहन। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? दीदी। मैं उड़ीसा कटक से हूँ। जी जी जी, उड़ीसा कटक से। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। मे बी हम फाइनल थॉट्स ब्रदर से सुन लेते हैं। ब्रदर प्रशांत, एक क्वेश्चन के साथ फाइनल थॉट्स। Sure, sure. जी, ये Thank you, all those who shared. It is nice. Appreciate your sharings and happy that you are taking benefit. Yes. ब्रदर प्रशांत, उस सोल का क्या होता है जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है? क्या उसे नया शरीर जल्दी मिल जाता है या वेट करना पड़ता है? Um, क्या होता है, हर आत्मा का एक नेक्स्ट पार्ट होता ही है, दे ऑल प्ले द पार्ट। लेकिन कई आत्मा शायद एक्सीडेंट हो जाए या ना भी हो जाए, नेचुरल भी डेथ हो जाए, कई आत्मा उन का थोड़ा टाइम डिसएम्बॉडीड स्टेट, शरीर के बिना पार्ट, वो भी होता है। इयन स्टीवनसन के स्टडी में ये भी दिखाई पड़ता है। और वो कहते हैं वो शांति में रहते हैं, एक साइलेंस एंड पीस, और उसके बाद जन्म होता है। सो दीज आर फ्यू, जास्ती आत्मा का जन्म उसी टाइम होता है, जब मृत्यु होता है उसी टाइम शरीर में आते हैं। एक्सीडेंट जो होता है, जास्ती चांस है उन को डिसएम्बॉडीड स्टेट में रहने का, जो चांस है वो जास्ती हो सकता है। जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई फाइनल थॉट्स? Yeah, lots of encouragement to
रिवाइज जो कुछ हमने सुना ना अभी तक, वो जब हम रिवाइज करेंगे तो उससे और अलग अलग एस्पेक्ट्स वी नोटिस, है ना, और अनुभव में लाना। एक एक है ज्ञान, दूसरा एम है, हमारा लक्ष्य है अनुभव कैसा आसान करे, इसका लक्ष्य। और सभी का लक्ष्य वो रहना चाहिए, हम अनुभव में कैसे आए, क्योंकि अनुभव के कारण परिवर्तन होगा। जी ब्रदर प्रशांत, आपका सभी की ओर से, हम सभी की ओर से भी बेहद शुक्रिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शुक्रिया to the whole team, everyone, all of you also, because of what we all meet together. शुक्रिया to everyone. जी, सभी पार्टिसिपेंट्स का बेहद का शुक्रिया है, और हम सभी ने आप तक ये ज्ञान पहुंचाने में बहुत एंजॉय किया है, और आशा करते हैं आप सबने भी इसको सुनने में एंजॉय किया होगा। तो हम जल्द ही मुलाकात करेंगे अंतर्बोध सस्टेनेंस सेशन में आप सबके साथ में। तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो इस ज्ञान के इच्छुक हैं। और यहाँ पर हमारी टीम दिख रही है, मे भी एक गैलरी व्यू में हम आ जाते हैं। प्रीतेश भाई, सबको गैलरी व्यू में ले लीजिएगा। हमारे टीम मेंबर्स भी यहाँ दिख रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। फिर मिलेंगे। ओम शांति।